Greetings students, how are you? I hope you are all well. Dear students, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का दूसरा जो हमारा पाठ है भारत के अतीत की झांकी वो पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे भी जो नेहरू जी हैं वो हमें भारत के अतीत के बारे में बताते हैं, उसकी जो शक्ति है उसके बारे में बताते हैं और कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे इसका नाम पड़ा, क्या इसकी शक्ति है, क्या इसमें बदलाव हो रहे हैं, यह सब है जो इस तलाश पाठ में हमें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ तलाश। इसका जो पहला हमारा इसमें अंश आता वो है भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसे महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसे धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उसने अपने प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया है? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक के नजर से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत में बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस पश्चिम में एक रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्सों को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता तो वह जीवंत और टिकाऊ रहा है। वह बहुत कुछ जो सार्थक है तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसे आज है। वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व का पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हिंदू घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसके ठेठ भारतीय यापन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष तक या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन और अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उन्हें प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्ती की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से आए अपनी यात्राओं के दास्तान जोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंकोर, बोरोबुद्रू और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसके पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है, जिसने हमारे विचारों और साहित्यों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने, कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। इतिहास में अनगिनत पहलुओं को याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा, इंडिया और हिंदुस्तान, जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां, कबीले, काफिले और फौजें आते रही हैं।
ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। वह पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बर्बर स्मारक बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों नृत्य, उत्सव, नाटक के संबंध में न जाने कितनी पुरानी कथाएं एकत्र हैं, इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया, लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों की कुछ पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों तभी दीवार पर बने हुए चित्र, अजंता, अलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहां तक प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पूर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां अब भी सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष में उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, जो कि उसमें भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे, अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी, हैरत यानी कि हैरानी, कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भी भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत को देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में उभरे। जब भी किसी जगह जाता था, उस विशेष स्थान के संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध की उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी अन्य राज्य सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास में लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा से निरंतर कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा तो दूर दूर तक जनता में फैली थी, जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। इससे आगे का जो हमारा तलाश पाठ है भाई, वो हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।